कि मसाइल फिर भी बहुत ज़्यादा हमने उसके हल के लिए काम करना है। जिस तरह के अगर मैं मसाइल की थोड़ी सी डिस्कशन करूँ तो गोलकशाह के अंदर बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। इसके अलावा सीवरेज के मसाइल, सिक्योरिटी के मसाइल गोलकशाह के अंदर, तो हमने उसको इंशाअल्लाह ताला हल करना। इसके अलावा अगर हम लाला जार की बात करें तो उसके पीछे प्रोटेक्शन वॉल है, तो जिसकी वजह से वहाँ भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, उस पर काम किया जा सकता है। लाला जार का एक बहुत ग्रीना मसला है कि वहाँ पे कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस अभी तक नहीं की थी, वो मुकामी लोगों को इसके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। और बारिश का पानी वहाँ पे भी खड़ा, लाइटिंग स्ट्रीट लाइट्स अक्सर ख़राब रहती हैं, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। रोड्स का भी मसला, मेन कैंट के अंदर भी कुछ रोड्स ऐसी हैं जिनको रिपेयर करने की ज़रूरत है, और गोलकशाह और लाला जार में भी इसकी ज़रूरत है। अल सुकून कॉलोनी है, वहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो उनकी जो घरों के ऊपर से ना गुजर रही है 11,000 वोल्टेज वाली वायर है, इसके लिए हमने वर्किंग शुरू भी कर दी और लोगों से मसाइल जान भी रहे हैं और मौके पे जा भी रहे हैं और उसके हल के लिए कोशिश भी हैं। चौधरी फराज साहब, फौज साहब, मिनिस्टर साहब और चौधरी फ़रक साहब, हमारे MP साहिबान, सब लोग मिल के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश हैं। पोस्टर कॉलोनी के अंदर हम गए तो उधर भी सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है, तो उसके सिलसिले में जो है फौरी तौर पे हमने उनको जो रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं वो अभी से ही शुरू कर दी। यानी कि मैंने अपनी जो पब्लिक वेलफेयर के काम है, क्योंकि मैं डिफरेंट NGO से इन्वॉल्व हूँ, तो उसको एज वेलफेयर प्रोजेक्ट भी हमने सोल्यूशन शुरू कर दिया कि डिफरेंट NGO से फंडिंग जो आती है उसके हमने इलाके के मसाइल का हल तो अभी से ही शुरू कर दी ताकि लोगों को ये रिलीफ मिले। तो मसाइल बहुत हैं, गुर्बत का भी मसला है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके बहुत सारे मसाइल हैं। जॉब्स सबसे बड़ा मसला है, इस पर जॉब्स का भी है, तो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जो पढ़े लिखे अफराद हैं उनको अच्छी जगह पे अकोमोडेट किया जाए। उसके लिए हमारे मिनिस्टर साहब और जनाब चौधरी फ़रक साहब और दीगर लीडरशिप, चौधरी फराज साहब इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम साथ डेली बेस के ऊपर दिन में कई दफ़ा मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि मैं इनको कॉल करता हूँ, ये मेरी कॉल अटेंड करते हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कॉल की है और जनाब चौधरी फराज साहब ने अटेंड ना किए। और बाकी लीडरशिप का भी हमारे साथ इसी तरह जनाब यावर कमाल साहब MP वो भी बहुत एक्टिवली हमारे साथ चल रहे हैं। चौधरी नदीम सरवंटी साहब और जनाब हमारे प्रेसिडेंट चौधरी जाहिद साहब, सब लोग एक यकजान टीम के तौर पे चल रहे हैं। इंशाअल्लाह इलाके के मसाइल को जो कंटोनमेंट के एरिया के मसाइल हैं उसको कंटोनमेंट से जो हल हो सकते हैं उधर से करवाएंगे, और जो कंटोनमेंट से हल नहीं हो सकते तो हमारे MNA MPs उसके ऊपर जो है वो डेडिकेटेड है कि उसको हल करवाना। एक कैंट का और लाला जार का सबसे बड़ा मसला वोल्टेज का भी है, वहाँ पे वोल्टेज बहुत कम है, यानी कि लोड ज़्यादा है और वोल्टेज का भी बहुत सीरियस मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इस वक्त जो कंटोनमेंट के तमाम एरियाज़ के रहायशियों को आ रहा है वो टैक्सेशन है। टैक्स देना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है और उसको टैक्स अदा करना चाहिए। जब हम टैक्स अदा करेंगे तो ही हम डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने एरिया में, लेकिन टैक्स एज़ पर लॉ होना चाहिए। जो लॉ कहता है उसके मुताबिक टैक्स को इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इसकी अवेयरनेस आवाम में होनी चाहिए। यानी टैक्स किस प्रोसीजर से किस परसेंटेज के तहत लगता है, सबको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी मेरी ज़ाती कोशिश होगी कि इसके ऊपर इसको सिस्टमेटिक जैसे एज़ पर लॉ इसको किया जाए ताकि आवाम को इसमें हमारे जो आवाम है वो बाशऊर है और वो टैक्स देना भी चाहते हैं। ठीक, तो बस उसका उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि टैक्स लगता कैसे, किस फॉर्मेलिटी का लगता है, इसकी अवेयरनेस आवाम में होनी चाहिए। तो इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि हमारे कैंट एरियाज़ में लोग आपस में इंटरेक्शन बहुत कम करते हैं, तो मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश है कि वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए ताकि शाम को लोग वहाँ पे बैठें, एक दूसरे के मसाइल को समझें, मिले। ठीक है, ताकि ये एक ऐसा होता है कि साथ पड़ोस में अगर कोई रह रहा है ना
तो उसको अपने पड़ोसी का नहीं पता। तो बहुत सारे मसाइल तो हम मिल बांट के हल कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट लेवल तक आने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पड़ोस में हम ये नहीं सोच सकते कि अगर एरियाज़ बड़े पोश हैं तो वहाँ पे लोगों के फाइनेंशियल मसाइल नहीं हैं। यकीन माने जब डोर टू डोर मैं गया हूँ तो ये मेरे लिए एक अलार्मिंग चीज़ थी कि यहाँ भी फाइनेंशियल मसाइल है। हमें एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में देखने की ज़रूरत है, हमें अपने हमसाए में देखने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके लिए कम्युनिटी सेंटर अगर आवाम ने मौका दिया तो मैं इसके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा कि हम जहाँ पे शाम को लोग बैठे और अपने मसाइल डिस्कस भी कर सकें, एक दूसरे के मसाइल को समझें और आपस में बात करना भी एक आपको पता है कि एक इलाज है। आपस में डिस्कस करने से भी लोग खुश रहते हैं। तो आइसोलेशन जो है, अपने आप को आइसोलेट कर लेना घरों के अंदर, इससे भी ज़हनी मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कैंटोनमेंट का एरिया हो या हमारा जेलम शहर हो या हमारा मुल्क पाकिस्तान हो, हम इसको एक खूबसूरत मुल्क बनाएं, आपस में लोग एक दूसरे से प्यार करें और इंसाफ के साथ, अमन के साथ, इंसाफ के साथ एक दूसरे का एहसास करते हुए हम आगे बढ़ें। और यही हमारे लीडर इमरान खान साहब का विजन है कि रियासत मदीना की तरफ हम आगे बढ़ें। इसी के तहत हमारी गवर्नमेंट जो बहुत निचला तबका है, जो गरीब है, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के विजन के मुताबिक बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे एहसास प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम हो रहा है और इसमें लोगों को शामिल किया जा रहा है। अभी सर्वे भी हुआ है, तो मज़ीद जो लोग इसमें आए हैं उनको भी एहसास प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इसके अलावा हेल्थ कार्ड एक ऐसी रेवोल्यूशन है, मैं ये समझता हूँ कि इस सेहत के शोबे में इनकलाब है पाकिस्तान में। अब हर घर को इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक ये कार्ड मिलेगा। और यकीन माने कि ये सर्विस ऐसी है जो शायद यूरोप और दूसरे ममालिक में इसका वजूद है, तो इसके अमेरिका में भी शायद इसका वजूद नहीं है। तो ये एक ऐसा विजन है खान साहब का कि हर बंदा बराबर है। तो हेल्थ कार्ड अमीर हो या गरीब हो, तो ये देखें अपने विजन की तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है। हेल्थ कार्ड सबको मिलेगा इंशाअल्लाह। ये 30-31 दिसंबर तक उम्मीद है कि जेलम के हर वासी को, क्योंकि जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो आगे गवर्नमेंट ने दी उनमें जेलम डिस्ट्रिक्ट का भी नाम मौजूद है। इसके अलावा जो हमारी यूथ है, यंग नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान हैं या जो थोड़ा कम पढ़े लिखे भी हैं, उनके लिए यूथ लोन की स्कीम चल रही है। और जो वो लोन तो ऐसे भी हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज किए बगैर भी लोन दिया जा रहा है। ठीक है, 5 लाख है, 10 लाख तक की लिमिट तो ऐसे है जिसमें आपको किसी प्रॉपर्टी को की ज़रूरत नहीं है और उसके बगैर भी लोन दिया जा रहा है। जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, अपने डॉक्यूमेंट्स को वो पूरा करें और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत इसके ऊपर डेडिकेटेड है। बल्कि मैं फवाद चौधरी फवाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जब लास्ट टाइम जेलम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि आप स्पेशल जेलम के अंदर से जो है ना 100 बंदे ऐसे ढूंढें जो इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, तो उनको प्रायोरिटाइज किया जाए और उनको पहले ही जो है वो लोन के ऊपर जो है ना उसको दिलाया जाए ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। और इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं जो यकीनन चौधरी फराज साहब अपनी गुफ्तगू में करेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले मैं जेलम प्रेस क्लब चौधरी अवल साहब प्रेसिडेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, प्रिंट मीडिया के जितने दोस्त बैठे हैं, उन सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने कैंटोनमेंट बोर्ड के 2 उम्मीदवारों का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करें और इनकी गुफ्तगू और इनका एजेंडा जो है वो आपके तवस्सुत से लोगों के सामने जाए और लोगों को पता चले कि इन 2 उम्मीदवारों को जो शॉर्ट लिस्ट PTI के टिकट के लिए किया गया उसका एक पूरा एक मरहला था। हमारे सामने टोटल 11 उम्मीदवार थे जेलम से, और जब हमने हमारी PTI की तंजीम ने, इलेक्टेड लोगों ने, हम सब ने एक बोर्ड तश्कील दिया और जितने भी मेम्बरान थे उन एक ने जो इनका क्राइटेरिया है तमाम 11 उम्मीदवारों का उसको परखा हर लिहाज से। तो उसमें डॉक्टर सलाउद्दीन साहब वार्ड नंबर 1 और शेख अहमद साहब वार्ड नंबर 2 से
प्योरली एलियट की बेस पे चुना गया। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं इस फॉरवर्डिंग से पहले मैं इन दोनों को ज़ाती तौर पे मेरी मुलाकात की, लेकिन जब हमने लोगों की राय ली, हमने कैंटोनमेंट बोर्ड में सर्वे कराया, वहाँ से जो लोगों की अक्सरियत की राय थी उसकी बुनियाद पे इन दोनों को मेरिट के ऊपर टिकट अवार्ड किया। और ये दोनों जो हैं ये पीटीआई की तंजीम और जितने इलेक्टेड लोग हैं उनके कंसेंसस कैंडिडेट। और मैं आज जेलम प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से ये दावा करता हूँ अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के बाद कि इंशाअल्लाह ये दोनों उम्मीदवार भारी अक्सरियत से जीतेंगे। उसकी वजह ये है कि इन दोनों का जो क्राइटेरिया एलियत है वो इनका सोशल बैकग्राउंड। डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के अलावा सालों से सोशल वर्क कर रहे हैं और हमारे लीडर इमरान खान साहब का भी यही विजन है। वो एक ज़बरदस्त सोशल वर्कर हैं। आपके सामने उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे उनका ट्रैक रिकॉर्ड जान करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने प्रूव किया आपको। तो डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब जो है ये अपनी प्रैक्टिस का तकरीबन 35% जो है ये सोशल वर्क में स्पेंड करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। ये बच्चों का मुफ्त इलाज करते हैं और उसी बिना के ऊपर इनकी एक वहाँ पे रेपुटेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े पॉपुलर हैं लोकल पॉपुलेशन में। और सिमिलरली शेख अहमद साहब जो है ये एक एक्टिव बिजनेसमैन है माशाल्लाह, और ये भी अपनी जो जितनी भी आमदन है उसका ये ऑलमोस्ट क्वार्टर जो है ये गरीबों की मदद के लिए सर्व करते हैं। ये बात ये दोनों ये नहीं कर रहे, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो किसी की अच्छाई है, ये मैं इलेक्शन और वोटों के पर्पज़ के लिए बयान नहीं कर रहा, मैं ये इनकी शख्सियतों के ऊपर जो रोशनी है वो मैं डालना चाह रहा हूँ कि ये इनकी अच्छी चीज़ें हैं जो हाईलाइट होनी चाहिए। उसके बाद आप ये कैंटोनमेंट इलेक्शंस का जो सिलसिला अभी शुरू है, आपने इन दोनों हजरात की गुफ्तगू सुनी, आप लोगों ने इनके विज़न को जो है वो जांचा है। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि 12 सितंबर को लोगों के सामने जब ये जाएंगे इंशाअल्लाह अपनी अहलियत की बेस पे अपने विजन की ऊपर ये सरगर्म होंगे। इन दोनों के पीछे पीटीआई जेलम चट्टान की तरह खड़ी है और इंशाअल्लाह ये एक तारीखी इलेक्शन होगा। और कुछ लोगों को जो यहाँ पे खुशफहमियाँ हैं उनकी खुशफहमियाँ जो है 12 सितंबर को दूर हो जाए। कुछ लोगों को यहाँ पे लीडर बनने का बड़ा शौक है, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि लीडर ऐसे नहीं बना जाता। लीडर एहलियत की बेस पे बना जाता है, परफॉर्मेंस की बेस पे बना जाता है और लोगों की सर्विस को कंप्लीट करने की बुनियाद पे किया जाता है। सियासत में सबसे बड़ी जो परफॉर्मेंस होती है वो आपकी एहलियत होती है, वो आपकी डिलीवरी होती है, वो आवाम में आपकी पॉपुलैरिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों ग्राउंड्स पे हमारे पीटीआई के कैंडिडेट्स पूरा उतरते हैं। आप देखें कि जो जब पीटीआई की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो हमें बेशुमार चैलेंजेस का सामना, हमने 18 अरब डॉलर का जो है वो डेफिसिट देना था, 18 अरब डॉलर हमारी लाइबिलिटीज़ थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की जो हुकूमत में अब तक जो है ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आई है वो जिस तरह उसके साल बढ़ते गए हैं उसका जो फॉरेन डेट है, जो बैरूनी कर्जा है वो बढ़ता गया है। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट वाइज गवर्नमेंट है जो 18 अरब से अब पाकिस्तान का कर्जा 3.5 अरब डॉलर पे है। तो ये पीटीआई का ट्रेंड है और स्पेशली उस वक्त जब कोरोना की एक अज़ाब हम पे नाज़िल है। आज 3 साल हो गए हैं, कोरोना का जोर है और आपको पता है कि हमारे ऊपर बड़ी तनकीद होती है महंगाई की। महंगाई जो एक जेन्युइन इशू है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन महंगाई आप अगर एनालिसिस करें जेन्युइन तो पाकिस्तान खिते से सबसे ज़्यादा महंगाई की ग्राफ से नीचे है। इंडिया हमारे से बहुत ऊपर है, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा महंगाई है, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की जो एक सोशल प्रोटेक्टिव विजन है उसके बेसिस के ऊपर ज़रा कुछ थोड़ा बेहतर है, लेकिन ये मज़ीद बेहतर होनी चाहिए। लेकिन ये अगर गवर्नमेंट को आप सिर्फ उसकी
गवर्नर्स को इसका काम देते हैं, तो मैं खुदा को हाजिर जान के बयान कर रहा हूँ कि इसमें गवर्नर्स का कोई इशू नहीं है। ये प्योरली कोरोना से रिलेटेड है। जो लोग तजिया निगाह टीवी पे आते हैं वो तकाबुल करते हैं 2012 का, 2018 का। भाई आप देखिए उस वक्त तो कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आप देखें कि अमेरिका जैसे सुपर पावर है, $2 ट्रिलियन, $2 खरब अपनी इकॉनमी को सिक्योर करने के लिए वो अपने सिस्टम में दिया है। तो हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें जितनी भी इंटरनेशनल तंजीमें हैं उन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की जो कोरोना स्ट्रेटजी थी उसको बहुत सराहा है और ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है। हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली एक रेस लगी हुई है कि आपने सिर्फ नंबर्स स्कोरिंग करनी है, टीवी पे आएंगे, आधे हकायक जो हैं वो तोड़ के पेश करेंगे और प्रोग्राम को रेटिंग बड़ी मिलेगी। तो ये आप लोगों के सामने हकायक रखें। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। अब लोग जो हैं उनको इंफॉर्मेशन बहुत एक्सेस है। अब आप थोड़ी सी भी मेहनत करें तो आपको जो है वो हकायक जानने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती। उसके बाद मैं आना चाहूँगा स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट जेलम की 3 साल कारकर्दगी के ऊपर। आपको पता है कि चौधरी फवाद साहब जब उम्मीदवार थे तो उस वक्त हमने 3 बुनियादी वादे जो हैं अपने हल्के के लोगों के साथ किए थे। एक जलालपुर इरीगेशन कैनाल, दूसरा लीला टू जेलम कैनाल, लीला टू जेलम रोड, और तीसरा सुई गैस की प्रोविजन, सुई गैस की लोगों तक। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि 3 साल के अरसे में मईशत के खराब होने के बावजूद हमने 2 मेगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट भी कर दिए। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं है, जेलम की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अभी गवर्नमेंट को 2 साल रहते हैं तो हमने अपने 80% जो वादे हैं वो पाए तकमील कर दिए। और अब हमारा जो तीसरा वादा है वो इस इलाके के लोगों को गैस की फराहमी है, और वो भी मैं आज आपको जो है ये रिपोर्ट करके जा रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि ये 5वें साल एग्जीक्यूट हो जाएगा गैस का जो। और आप देखेंगे कि जो हमारे 2 उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह इनकी भी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया इस तरह ही होगा। जब हम इंशाल्लाह कैंटोनमेंट के लोग इनको जब मुंतखब करेंगे तो आप देखेंगे कि ये विदिन 1 से 2 साल अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए उनको जवाब देंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 12 सितंबर को कैंटोनमेंट बोर्ड के वासी PTI के हक़ में फ़ैसला करेंगे, मेरिट के हक़ में फ़ैसला करेंगे, इंसाफ के हक़ में फ़ैसला करेंगे। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। राजेश के आपने जो है वो शादी है आपकी हुकूमत की, और आपकी जेलम कंटोनमेंट के इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो सकी, वो आपके मतलब का उम्मीदवार क्यों खड़े? देखिए पॉलिटिक्स में हर पार्टी को ये हक़ हासिल है कि वो सियासत करें। आवाम लीग एक पोलिटिकल पार्टी है, वो हमारे अलाए ज़रूर है लेकिन एक पोलिटिकल पार्टी, तो हर पोलिटिकल पार्टी को ये अख्तियार है। देखिए सियासत तो जो है वो एक खुला मैदान है, यहाँ घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, तो ये देख लेंगे वो अपने शौक पूरा कर लें। सबका भी ये आपने बताया उन्होंने पहले के काम बनाया, यूनिवर्सिटी दीगर प्रोजेक्ट लिए हैं। अहमद शेखाना साहब जो है ये भी कह रहे हैं और हम लोग सारे रिपोर्टिंग भी करते हैं। डॉक्टर इस्लामुद्दीन साहब के बारे में आपने फरमाया है, लेकिन हमें तो ये पता चला है कि ये कोचिंग के साथ सलाम लेना भी गवाया नहीं समझते, और आप कह रहे हैं कि 25% जो है ये लोग देते हैं। हमें ऐसा उनकी हवा खुशबू किसी तरफ से नहीं आई, और जो हमें इलेक्शन कंपेन में हम अपने तस्वीर तबसरे सुन रहे हैं लोगों के, उसमें जो कैंडिडेट्स टॉप पे जा रहे हैं, जिनके चॉइसेस मान रहे हैं, शेखर उनमें से एक है। दूसरे नंबर पे इमरान हैदर भाई का नाम जो है हमें सामने आ रहा है, जो हमारे लोगों से हम सुन रहे हैं आगे पीछे से अभी बातें हमें महसूस हो रही हैं। तो बताइए डॉक्टर साहब, बताएंगे कि आपने इससे पहले क्या क्या अपने जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं वो किए हैं, आप अपने जुबान से खुद हमें बता दें, ताकि अहमद साहब के तो हम हमारे सामने ये सारे प्रोजेक्ट जो उठा रहे हैं, आपकी तरफ से हमें यही लोगों की तरफ से पता चला कि डॉक्टर साहब जो है वो घर से दीनी से मस्जिद से घर, तो
ये मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है, दूसरा फराज साहब से कि पता चला था कि कॉप लीग के कुछ कैंडिडेट जो है वो टिकट जो जब तकसीम हो रहे थे उससे पहले आपके साथ फवाद साहब के साथ राब्ते में थे, लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 29 तारीख के बाद। तो ये थोड़ी सी इसकी भी वजाहत कीजिएगा कि आया वो आपके साथ राब्ते में थे या नहीं थे। दूसरा आपने कहा कि कुछ लोगों को लीडर बनने का लीडर आप लोग बनाते हैं, आप पहले उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, फिर जब वो मिनिस्टर के ऑफिस में जाते हैं आप दूसरे लोगों को छोड़ के, पब्लिक को छोड़ के, जो हाल में वेट कर रहे थे 4 घंटे, मिनिस्टर साहब अपने साइड रूम में इसी जो लीडर बनना चाह रहे हैं इसी के साथ मीटिंग करते हैं। आप भी हुआ है और मैं भी हुआ हूँ। फिर बताइएगा कि जब आप लोग पब्लिक को नज़रअंदाज करके ऐसे सो कॉल्ड लीडरों को लीडर बनाएंगे, फिर बाद में कहेंगे लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो लोग अपने जगह वो भी ठीक है, वो लीडर बनने के लायक नहीं है, ये तो पब्लिक ने फैसला करना है। लेकिन इसमें आप लोगों का भी बड़ा किरदार होता है। जब आप लोग मिलकर उनके साथ नहीं चलते या फैसला नहीं होती, टिकटों के समझौता नहीं होता, फिर आप उन मामले में वो आ जाते हैं, तो फिर उनका भी राइट बनता है। ये दो चीज़ के बाद शेख अहमद साहब वैसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, अल्लाह वही पे, लेकिन कैंट के अंदर जो है उन्होंने कहा है कोशिश होगी कि एक ऐसा माहौल पैदा करें कि एक दूसरे के साथ राब्ते लोगों के हों और मिल बैठ के बहुत सारे मसाइल हल हो सकें। लेकिन शेख साहब ये बताइएगा कि जब हम कैंट के अंदर दाखिल होंगे, जब एंट्री पास हमें दिखाना पड़ेगा, बार तो 2-2 घंटे वहाँ पे वेट करना पड़ता है, अगला बंदा कॉल करेगा, बार लाइनें नहीं मिलती, फिर वो कहते हैं जी आप कॉल करवाएं। तो ये सबसे बड़ा अहम मसला है अंदर दाखिल होने के लिए। लोगों ने अगर कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, कैंट के रूज में कंस्ट्रक्शन करना भी खाला जी का काम नहीं है, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो ये बड़ा मेजर जो है वो मसला है, प्रॉब्लम है वहाँ की। इस पे इसको कम करने में जो आर्मी हमारा एक इदारा है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, साथ चलते हैं, लेकिन ये राब्तों का भुगतान है या जो एक लीड है वो किस हद तक किस तरह कम होगी, इसके लिए क्या निर्धारण करेंगे, लोगों को आसानियाँ किस तरह मुहैया होगी कि वो आसानी से अंदर आ सके जा सके। बात तो बहुत सारे हमारे नामी पॉलिटिशियन है जिनको वेट करना पड़ता है और अपनी घंटी जो करनी पड़ती है, फिर उसके बाद अंदर जाना पड़ता है। ये तीनों दिलाल से मेरा एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपकी इजाज़त से जो आपने डॉक्टर साहब से सवाल पूछा है मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब आपको जो फीडबैक मिले एक और बात भूल गया हूँ कि ये दौर है सोशल मीडिया का, हम भी पीछे हैं क्योंकि जो कैंटोनमेंट बोर्ड की नजर पढ़े चला चुका हो सकता है टीवी पे, लेकिन जो सोशल मीडिया इस टाइम इफेक्ट कर रहा है वो टीवी चैनल दूर की बात को देख रहा है नहीं देख रहा, सोशल मीडिया पे खबर आगे पीछे जाती रहती है। हम शेख अहमद की कंपेन को सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब की हमें जो है सोशल मीडिया पे जो टीम है वो एक्टिव नजर नहीं आती या वही नजर नहीं आती, इसी क्या वजह है? इसकी मैं आपको जवाब दूंगा। आपने जो फीडबैक लोगों से ली होगी, यकीनन आपकी क्रेडिबल एक राय है, आप एक जन्म के बड़े मशहूर माशाल्लाह और एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब की कुछ अरसे से तबीयत नासाज थी, तो इस वजह से जो है वो लोगों से उस तरह खुल के जो है वो इंटरेक्शन नहीं कर रहे, लेकिन अब माशाल्लाह जी बिल्कुल सेहत हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो अब इंशाल्लाह जो है वो आपको फीडबैक भी मिलेगा और 12 तारीख को जवाब भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा आपने ये सवाल किया कि हमने पॉलिटिकल एडजस्टमेंट क्यों नहीं की। देखिए ये हर पॉलिटिकल पार्टी का अख्तियार है कि वो जिस नहीं हमारे कोई फीमेल की उसी को नहीं डायरेक्टली हमसे नहीं होता। दूसरा ये हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्रामेटिव है कि जिस कैंडिडेट वो बेहतर समझेगा उसको वो टिकट अवार्ड करेगा। तीसरा आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन होगी सही या गलत है तो उसका फैसला लोग करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे हल्के से जाते हैं या जो पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे जाते हैं उनको आज तक मेरे तक कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई
फवाद चौधरी साहब 24/7 भी मसरूफ़ हों तो वो मेक श्योर करते हैं। आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ मिलते हैं, लेकिन वो प्योरिटी उस शख्स को दी जाती है जिसकी शामिल आप बात कर रहे हैं, जिसको मैं नहीं समझ रहा हूँ। भट्ट साहब देखें, आप जो फवाद साहब को जानते हैं बड़े अरसे से, और उनकी जो शख्सियत है वो एक ऐसी शख्सियत है कि वो किसी इंसान में तफरीक नहीं करते। वो हर इंसान को, चाहे वो गरीब है अमीर है, वो अपने ताल्लुक़ की बेस पे, इंसानी बराबरी की बेस पे डील करते हैं। और इसकी गवाही जो है वो सैकड़ों लोग जो मिनिस्ट्री में डेली बेसिस पे जाते हैं वो देंगे। और एक पॉलिटिकल लीडर का, मैं अगेन कहूँगा, पॉलिटिकल लीडर का क्राइटेरिया, उसकी पॉपुलैरिटी क्राइटेरिया ये है कि लोग उसको नहीं, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, आपके ज़हन में भी है, मेरे ज़हन में भी है, आप भी उसकी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ, मैं भी भाई बैठा हूँ। आप उस शख्स का नाम ले दें, मुझे तो नहीं पता। नहीं ऐसी कोई मेरे साथ इसको लीडर बनाने वाले भी आप हैं। जी, मैं इस हवाले से अर्ज़ करता हूँ कि हमारी जो फ़ौज पाकिस्तान है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। और जिस एंट्री पॉइंट पे जहाँ पे आपने भट्ट साहब जिस चीज़ की तरफ इशारा किया, तो वहाँ पे जो खड़े दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं MP वाले, तो वो भी अगर हम देखें तो धूप में खड़े होते हैं और बारिश में भी खड़े होते हैं, अगर आंधी है तो भी खड़े हैं। इसी तरह हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के जो दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे पुलिस के जो नौजवान हैं, तो इनका भी यही है कि ये धूप में बारिश में हम सब लोगों के लिए वो हाज़िर रहते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया कि यही सिक्योरिटी की ख्वाहिश लालाजार में है, इसी सिक्योरिटी की ख्वाहिश गुलशन में भी है, और यकीनन इस सिक्योरिटी की ख्वाहिश सिटी में भी है कि हमें ऐसी सिक्योरिटी मिले ताकि लोगों को जहाँ भी वो कोई भी शख्स रहे वो अपने आप को महफूज तस्वर करे। तो जहाँ तक आप मेरा ख्याल है रवैये की बात करना चाह रहे हैं, तो मैं मैं कह रहा हूँ कि जब हम मेन कैंट में जाते हैं वहाँ का एंट्री का माहौल वो है, जब दूसरी साइड से जाते हैं रमजान वाली साइड से उसका माहौल बिल्कुल और है। ऐसा माहौल क्रिएट होगा कि हम आसानी मैं इसमें ये अर्ज करता हूँ कि हमें जो हम लोग एंटर हो रहे होते हैं, हमारा भी रवैया बेहतर होना चाहिए उनके साथ। मैं एक अरसे से अब मैं कैंट में रह रहा हूँ तो मुझे ये शिकायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो अहमद साहब ने कहा ना कम्युनिटी सेंटर का बनाना चाह रहे हैं, वो विद इन कैंट बनाना चाह रहे हैं, तो कैंट के लोग जो वो आपस में फ्रीली मूव कर सकते हैं। कम्युनिटी सेंटर विदाउट आउट ऑफ कैंट नहीं होना, विद इन कैंट होना, तो कैंट के लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी आपके बाप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आप आखिर में आप सदर फैसला आप चौधरी साहब मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और तकरीर जो मैं फराज हुसैन चौधरी साहब, शेख अहमद साहब और मेजर सलाउद्दीन साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई शेख सलीम साहब और चौधरी रिजवान मुनव्वर साहब मेरे अजीज़ हैं, चौधरी फैज़ान साहब, और क्रिश्चियन कम्यूनिटी से जितने दोस्त और दीगर जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, सब का तहे दिल से मशहूर हूँ। आपने हमें वक़्त दिए और अहमद भाई और कर्नल साहब आपके इल्म में है कि आप बाहर के प्रोजेक्ट्स के ऐलान तो कर रहे हैं, ये जो प्रेस क्लब है ये भी आपकी इमारत है। और यहाँ पे चूँकि फराज साहब पहले तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं और जो हमारी ज़रूरियात होती हैं तकरीबन वो पूरी करते रहते हैं। आपसे भी दरख्वास्त है कि हमारे प्रेस क्लब के छोटे छोटे जो मसाइल हैं उसके लिए आप कोई ऐसा अनाउंस कर दें ताकि जो हमारे प्रेस क्लब की कमी है उन्हें हम पूरा कर सकें। वो माँ डॉक्टर साहब आप जैसे हुक्म करेंगे हम हाज़िर हैं।